नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। फोर्थ टीम राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में श्री करणपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इतिहास रच दिया है। नई नई बनी भाजपा सरकार जो पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी और बातें की जा रही थी कि अब लोकसभा चुनाव के अंदर भी 25 की 25 सीटें हासिल करनी है, लेकिन इस नतीजे ने चौंका दिया है। सरकार को भी चौंका दिया है और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं एक बूस्टअप मिला है, क्योंकि 3 दिसंबर को जब नतीजे आए थे और 199 में से 115 सीटें भाजपा ने हासिल की थी, उसके बाद करणपुर के उपचुनाव का कोई महत्व तो नहीं था संख्या बल के लिहाज से, लेकिन माहौल के लिहाज से एक बड़ा महत्व था। भजनलाल सरकार की पहली अग्नि परीक्षा थी जिसके अंदर सरकार फेल हो गई है। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और 5 जनवरी को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इन 40 दिनों में क्या बदल गया और आगे क्या असर पड़ेगा, इससे समझने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी मौजूद हैं। सैनी जी, स्वागत है आपका। मुझे 40 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जो नई नई सरकार बनी है उसके मंत्री तक को जनता ने नकार दिया और कांग्रेस को जीत दिला दी? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि जो नया परिवर्तन करने का सिलसिला आलाकमान भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने किया था, वो लोगों को रुच नहीं रहा था। जो उत्साह के साथ में सब कुछ हो रहा था, उसको आलाकमान जिस तरीके से हस्तक्षेप करके एक नई परंपरा प्रारंभ करना चाहते थे, जो स्थापित छत्रप थे उनको हाशिए पे धकेलना चाहते थे, वो दिख भी रहा था और वैसा उन्होंने कर भी दिया। जिस तरह की सरकार बनी है उससे यही पता लगता है कि राजस्थान में परंपरा, अनुभव और इन सब चीजों को समझने का कोई ख्याल रखा नहीं आलाकमान ने, और जैसा आलाकमान ने चाहा वैसी सरकार बन गई। बहरहाल जब काम ठीक से चल रहा था तो ये समझा जा रहा था कि ये जो नतीजे हैं, जो लोकसभा के चुनाव से पहले बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव का ये जो नतीजा है, उसमें समझ रहे थे कि जैसा चाहेंगे उस तरीके से हासिल करेंगे, क्योंकि जो जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको मंत्री का दर्जा देकर के मैदान में उतारा था। चुनाव आयोग ने भी इस पे कोई ऐतराज नहीं किया, और ये तो जैसा बड़ा अटपटा लग रहा था का बड़ा इमोरल एक्ट है जिसको कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कायदे कानून के मुताबिक कई सारी बातें दोहराते हुए उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे। और नतीजा ये लग रहा था जैसे पता नहीं कितना उनको यहाँ से बूस्टअप मिलेगा। जब चुनाव परिणाम आए तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी तो 11,000 कुछ वोटों से हार गई। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद संगठन भी था, सरकार भी थी, आलाकमान की मेहरबानी भी थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बहुत अलग तरीके से व्यवहार किया। उसके पीछे यही लग रहा है कि इस तरह के अहंकार के साथ में जब आप कुछ करते हैं और जनता को चुनौती देते हैं उसकी समझ को, और समझाना चाहते हैं कि जो कुछ वो प्रस्तुत कर रहे हैं वही उचित है, तो लोग ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। और गंगानगर का इलाका जो किसानों का इलाका है और नहरी इलाका है और सिंचाई वाला इलाका है, वहाँ के लोग बड़े खुददार किस्म के होते हैं और इतनी आसानी से किसी बात को स्वीकार नहीं करते। और यही वजह रही कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीता, और कांग्रेस को इतनी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस भी सोच रही थी कि ये जो लहर चल रही है, इस लहर का नतीजा तो संभवतः कांग्रेस बीजेपी का पक्ष में जाएगा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा, ये सारे लोग यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे, दबदबा दिखाया भी, लेकिन वो भी हताश हताश का सा लगता था सब कुछ, कुछ ऐसा निखरा हुआ नहीं लगता था। लेकिन जब आज परिणाम आया है तो चीजें बदल गई हैं, और इसके इसके राजनीतिक जो असर हैं वो ये होंगे कि लोकसभा की जो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से हासिल करने का एक सपना सजो रही थी, और सोच रही थी कि जैसे 18 उन्नीस में जैसे हुआ, 2014 में जैसे हुआ, वैसे ही राजस्थान इस बार भी उनके झोली में 25 की 25 सीटें डाल देगा। ये अलग बात है कि जो चुनाव की नतीजों की गणित है उसमें करीब 11 लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस बढ़त में नजर आती है, और बाकी की जो 14 सीटें उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी नजर आते हैं। वैसे देखा जाए तो 8 तो बिल्कुल साफ साफ ये स्वीकार ही कर रहे हैं कि जहां पर विधानसभा क्षेत्रों में भी कांग्रेस ने अपनी हैसियत बेहतर की है और वो मिल जाते हैं। लेकिन अब जो दृश्य बना है इन परिणामों के बाद में,
तो लोकसभा के लिए एक संकेत है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चेताने वाली जो बात है, और साथ साथ में कांग्रेस के लिए पुनः एक उत्साह की लहर उनमें दौड़ी है। उन्हें अंदाज होने लगा कि इंडिया गठबंधन शायद कमाल करेगा, और वो कमाल भी कुछ लाजवाब होगा। उसके लिए जो कमी महसूस हो रही थी इस उपचुनाव के नतीजे ने पूरी कर दी। जी सुनील जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को शपथ ली थी। 30 दिसंबर को उनके मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन विभाग किसी को नहीं मिले। 5 जनवरी को जब वोटिंग हुई, उसी दिन शाम तक जाकर विभाग तय हुए थे। यानी सरकार तो 1 महीने तक राजस्थान के अंदर थी ही नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री थे, वही डिसीजन कर रहे थे, वही फैसला ले रहे थे, और सारे विभाग की जिम्मेदारी उनके पास, अकेले के पास थी। ऐसी स्थिति में जब हार गए हैं उपचुनाव में, तो क्या जिम्मेदारी सरकार की होगी, या जो केंद्र की तरफ से, दिल्ली से जो राजस्थान में जितने ज्यादा प्रयोग किए गए, जैसा आपने कहा सत्रपों को साइडलाइन किया गया, उसकी जिम्मेदारी, दोनों में से जिम्मेदारी किसकी मानेंगे आप हार के लिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का अपना एक फैसला रहा कि इस तरीके से डील किया जाना चाहिए राजस्थान। तो राजस्थान जैसे कोई खिलौना है, और जैसा आला कमान चाहेगा उस तरीके से खेल दिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इस परिणाम से ये लग रहा है, जो यहाँ पर जो स्थापित है, जिन्होंने अपने अपने दम पर अपने विधानसभा क्षेत्रों में और अपने संभागों में अपना दबदबा जमाया है, उनके सहयोग के बगैर, उनको सम्मान दिए बगैर अगर आप हुकुम फरमाते हैं कि ऐसा कर दीजिए, तो ये राजस्थान की परंपरा में नहीं आता है। लग रहा था कि शायद संभव है, ये जो नया चेंज हुआ है, जिसमें कि मुख्यमंत्री को इतने दिन तक बिगर मंत्रियों के रखा गया, सारे विभाग उनके पास में रखे गए, कुछ कुछ किसी को कुछ पता नहीं। आज जो सब कुछ बट गया है, और उसके बाद में भी देख रहे हैं कि अभी भी उनके पास में ऐसे अफसर नहीं है जिनके माध्यम से वो सारा काम कर सकें। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मॉडल है, वो जो गुजरात से में आजमाया हुआ है, और वहीं से बाकी प्रदेशों में भी गया है। तो राजस्थान में भी वो ऐसा ही कर रहे हैं, और जिसकी इस नतीजे ने बता दिया कि राजस्थान में ऐसे नहीं चलेगा। राजस्थान में तो आपको निश्चित रूप से विभिन्न संभागों में जो वहाँ के नेता हैं, जिनकी जनमानस में रीच है, उनके सहयोग और सलाह के बगैर अगर आप कुछ करते हैं, तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और खास तौर से लोकसभा के जो चुनाव आपके सामने आ रहे हैं, जिनमें आप समझते थे कि आप बता देते कि आप राजस्थान को भी पहले विधानसभा फतेह किए और अब लोकसभा भी फतेह कर लेंगे, तो वो उस पर सारा पानी फिर गया, ऐसा नजर आता है। और उसका सारा ठीकरा किस पे फोड़ा जाए, मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कुछ ज्यादा कहा जाना चाहिए। ये गुजरात का मॉडल है, और ये आलाकमान का फैसला किया हुआ है, जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। इसमें वो नए नए हैं, उनका अनुभव, वो पसंद तो है आलाकमान की, लेकिन राजस्थान के संभागों को सकेर के अपने हाथ में रखना और साथ में रखना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। बहुत सारे नाम हैं, कुछ लोगों को संतुष्ट करने की चेष्टा की गई है, इसलिए वो खामोश हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल बेहद खफा हैं, और वो उनका नाराज होना कई जगह नजर भी आता है बड़ा साफ साफ। तो अब ये एक मुसीबत है, एक तकलीफ है, एक परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के उस नेतृत्व की, जो लोकसभा में यहाँ से अपने आप को उठा करके दिखाना चाहते थे कि हम कैसे अपनी फतेह करते हैं। जैसे विधानसभा फतेह किए, वैसे ही हम लोकसभा भी फतेह करें, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जी, ये पूरे चुनाव प्रचार में भाजपा के तमाम नेता वहां पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री गए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी गए, अर्जुन राम मेघवाल भी गए, राजेंद्र राठौड़ भी गए, सतीश पूनिया भी गए, उसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री भी जो भजनलाल सरकार के हैं वो भी वहां गए। लगभग पूरी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी थे। पूरी पार्टी ने, पूरी सरकार ने सब तरह का जोर लगा लिया, लेकिन उसके बावजूद हार गए। क्या कहीं, देखिए, जी, मुझे लगता है ये, हाँ जी, जी आप, मुझे लगता है ये है कि देखिए, ये जो आपने बहुत सारे नाम लिए, और ये अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, लेकिन ये जिस तरीके से खामोशी के साथ में हुक्म सा करने लगे कि हाँ, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, ये मेरा ख्याल है कि घबराहट का संकेत है। एक डर जो बैठ गया है
आला कमान के माध्यम से, और जिसपे कोई जुबान नहीं खोलना चाहता है। उसमें तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को भी कहूंगा कि वो भी इसमें कोई अपने बॉडी लैंग्वेज के अलावा उनके मुंह से ऐसा कोई स्वर नहीं आ रहा है। और उसी का नतीजा है कि ये जो जिस तरीके से जो नतीजे सामने आए हैं, सब लोगों ने हुक्म की पालना की है, उस तरीके से ही वहां पर जाकर के प्रचार किया है। लोग नेता देखना चाहते हैं, अपने अपने प्रांतीय नेता देखना चाहते हैं, संभागीय नेता देखना चाहते हैं, अपने लोकल नेता देखना चाहते हैं, जो उनसे आके समझाइश कर सके, उनके साथ में संवाद कर सके, और जिनको कुछ कहा जा सके, कुछ सुना जा सके। कि अब हम किनके पास में जाएंगे, किन से कहेंगे? हर काम के लिए तो दिल्ली वो जयपुर दौड़ के आएंगे नहीं। अपने क्षेत्र के नेताओं को ही अगर ये हैसियत नहीं हासिल हो, संभागीय नेताओं को हैसियत हासिल ना हो कि वो कुछ कर सकते हैं या कह सकते हैं, जो कुछ होता है तो जयपुर में होगा, और जयपुर में वो होगा जो दिल्ली में कहा जाएगा। तो ये मॉडल मेरा ख्याल है कि नहीं पसंद आया लोगों को, और तो पारंपरिक रूप से जो कुछ चल रहा था वो ज्यादा माफिक था। और इस दल की, यहाँ की जो राजस्थान की अपनी खासियत है, परंपराएं हैं, जैसा स्वभाव है यहाँ के मतदाताओं का, नेताओं का, उनके लिए माफिक नहीं रहा। और उसी का नतीजा है कि परिणाम बिल्कुल विपरीत गए, जो कि बड़ा सहज था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जब सारा सब कुछ आपने लगा दिया, मंत्री का पद भी सौंप दिया प्रत्याशी को, और चुनाव आयोग को नाराजगी भी पता नहीं थी या नहीं, सहमति तो निश्चित रूप से थी, तो सारा सब कुछ हुआ, और फिर भी आप पराजित हो गए। तो ये तो निश्चित रूप से एक संकेत देता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में राजस्थान में कैसे अपना कदम आगे बढ़ाएगी। एक वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी को भी कहीं आप कारण मानते हैं कि वसुंधरा राजे चुनाव नतीजे आने के बाद 3 दिसंबर के बाद पूरी तरह से हाशिए पर है, और शायद उसका नुकसान भी इस उपचुनाव में हुआ? देखिए, वसुंधरा जी को इस तरीके से कॉर्नर करना मेरे को नहीं समझ में आता है। वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की सम्मानीय नेता है। उन्होंने राजस्थान में एक नया विजन अपने अपने शासनकाल में दिया है, जब वो मुख्यमंत्री थे। उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? देखिए, राजनीति में आप आलोचना तो कर सकते हैं एक दूसरे की, चाहे वो आप कांग्रेस में है तो आप बीजेपी की आलोचना करेंगे, बीजेपी में है तो कांग्रेस की आलोचना करेंगे, लेकिन इनमें जो जिन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे इनकार करेंगे? आरसीपी जो अभी देखिए कैनाल के सवाल पे अब खट से तैयारियां हो रही है, रिफाइनरी पे हो रही, तो जो कुछ अच्छा हुआ उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। इन नेताओं के कंट्रीब्यूशन को आप नजरअंदाज करके, उनको कॉर्नर करके एक कद घटाने की जो चेष्टा करते हैं, ये ठीक नजर नहीं आता। ये मेरा ख्याल है कि ये मॉडल राजस्थान में माफिक नहीं है। हालांकि अब तो देखिए, ये सारी आलोचनाएं भी वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं लेते हैं, चाहे वो प्रांतीय नेतृत्व हो, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो। वरना आलोचना का मतलब यही है कि आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाइए, कुछ नया लेकर के आइए। आदेश नहीं होना चाहिए, समझाइश और परामर्श होना चाहिए। यहाँ तो आदेश आ रहे हैं, आदेशों को लागू किया जा रहा है। अब उनके परिणाम क्या होंगे, ये एक उदाहरण ये बना है जो चुनाव का नतीजा है। अब भी अगर ना समझें तो बात अलग है, वरना तो ये सच है कि राजस्थान में यूं नहीं चलेगा। वो चल लिया जो पहले 2 बार 2014 में चल लिया, 2019 में हो लिया, लेकिन अब ये जब इतनी कांटे की लड़ाई होने जा रही है, जिसमें वैचारिक लड़ाई का सिलसिला है, इंडिया गठबंधन का एक विचार है और एनडीए का एक विचार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व करके चल रही है, तो अब ऐसे नहीं चलेगा। अब तो सबको साथ में अगर ले तभी मुकाबला ठीक से होगा, वरना वो 28 दल एकजुट हो रहे हैं। आपने जो 38 किए हैं वो भी बड़े नाम मात्र के नजर आते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नजर आती है। इसको अगर राजस्थान को आपने इस तरीके से हुक्मों पे और आदेशों पे चलाने की चेष्टा की, तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि परामर्श और संवाद यहाँ का बड़ा ताकतवर जरिया रहा है। भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और अब भजन लाल जी जब आ गए हैं, तो भैरव सिंह जी ने हमेशा संवाद से बात किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ थोप दिया हो। वसुंधरा जी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है जो रुचिकर ना लगा हो लोगों को और उसके बाद में भी आपने कर दिया हो। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि भजन लाल जी अगर अपना
स्वर नहीं उठाते हैं, वो पता नहीं उठाएंगे या नहीं, लेकिन उनको संभागों के नेताओं की जो दिलचस्पी है और जो ख्याल है और जो हैसियत है उसको तो अपने जहन में रखनी चाहिए, मेरा ख्याल है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का चयन किया, अपनी पसंद के मुख्यमंत्री बनाया, शायद उनकी सोच यही थी कि लोकसभा चुनाव के अंदर डबल इंजन की सरकार हो, उनके कहने पर चले, और वो जिस मॉडल पर चलाए राजस्थान में भी उसी मॉडल पर सरकार चले, और उसके मदद शायद उनको लोकसभा चुनाव के अंदर मिले, सारी 25 सीटें मिले। लेकिन जो रिजल्ट आया उससे अब लगता है कि 25 सीटें तो शायद अब भूल जानी चाहिए, और चुनौती बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि अब कांग्रेस वापस उत्साह से भर गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और साथ साथ में ये कि डबल इंजन वाली जो बात कही जाती है, वो राजस्थान में डबल इंजन नहीं चलेगा। या तो डबल इंजन भजन लाल जी के साथ में तो चल सकता है, लेकिन वसुंधरा जी जैसा व्यक्तित्व हो या करोड़लाल मीणा जैसा व्यक्तित्व तो डबल इंजन नहीं, वो तो स्वयं अपने इंजन अपने दम पे ही चलने वाले लोग हैं, अपने ख्यालों के साथ में अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। इनको आदेश नहीं दिया जा सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक घोषणा पत्र है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्यनीति है जिसको कि लगातार आगे बढ़ाने का सिलसिला है। उसको बदला है आला कमान ने, उसमें ये आदर्शों वाला जो सिलसिला है ये हर जगह सफल हो जरूरी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने जैसे सब बातें मान ली और अलग हो गए और चुप बैठे हैं, वैसे राजस्थान में वसुंधरा जी ने सारी बातें मान ली और चुप बैठी हैं, लेकिन उसके नुकसान देख लीजिए आपके क्या नुकसान होते हैं। तो वो अगर नहीं सोचते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर नहीं सोचता है, तो नतीजे वो तो बहुत दूर की बात है कि अब क्या, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो परिणाम देखने के से लोकसभा की सीटों की जो हैसियत पता लगती है, तो 11 सीटें तो वैसे ही कांग्रेस के हक में जाती हुई नजर आती हैं। तो अगर इस तरह का माहौल में अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशी ठीक से चयन करके और मैदान में उतरती है इंडिया गठबंधन के साथ में, तो मेरा ख्याल है कि चीजें बहुत विपरीत होंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। जैसा आपका कहना है कि जो इस तरह के प्रयोग चल रहा है राजस्थान में आला कमान के, वो प्रयोग राजस्थान में नहीं चलेंगे, दूसरे राज्यों में चल सकते हैं, लेकिन राजस्थान के नेताओं को तवज्जो देनी होगी यदि लोकसभा का चुनाव जीतना और राजस्थान में बेहतर तरीके से प्रशासन को चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी सारी बातचीत के लिए आपका। और जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, वाकई में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है खुद को साबित करने की। पहली परीक्षा में जरूर फेल हुए हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की 25 सीटों के नतीजे शायद उनका भी भविष्य तय करेंगे।